हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी सेट 2017 पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, किसका? केमिकल साइंस या केमिस्ट्री, जो भी बोलना चाहो। आज इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस प्लेलिस्ट के बारे में, उसके बाद में आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो सीरीज है वो कम्प्लीटली एमपी सेट को टारगेट करके बनाई जा रही है। ठीक है, जिसका एग्जाम कब है? 11 जनवरी को शायद। ओके, ठीक है। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले आपको पीवाईक्यू मिलेगा, कब का? 2017, 2018, 2022, 2024। ठीक है, हमको अभी तक में ये 4 साल का ही पीवाईक्यू मिला है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है तो आप हमें भेज सकते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा वो देख लो। पहले, सबसे पहले देखो, 2017 का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करवाए जाएंगे। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा वीडियो बन सकता है। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन से ज्यादा रखने पे क्या होता है, वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाता है, और फिर आप लोग भी जब लंबा वीडियो नहीं देखना पसंद करते हो। ठीक है, इसलिए कम से कम तो 25 क्वेश्चन रहना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2017 में टोटल 5 लेक्चर होंगे। ठीक है, 5 होंगे, मतलब पहले पार्ट ए में 50 है और पार्ट बी में 75 है। इसका 2 लेक्चर होगा, इसका 3 लेक्चर होगा। ठीक है, ऐसे करके ये 5 लेक्चर होगा। उसके बाद से 100 क्वेश्चन है। इन तीनों मिला के आप लोग 4 गुना 3 कर सकते हो। 2018, फिर 2022, फिर 2024। ये तो हो गया नंबर ऑफ लेक्चर, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इस प्लेलिस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, वो देख लो। सबसे पहले इसमें पीवाई क्यूज होंगे, सारे के सारे जितने भी अवेलेबल हैं मेरे पास। ठीक है, वो पीवाई क्यू आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी लिखे मिलेंगे। ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा। इंग्लिश का कुछ टर्म है जो हिंदी में लिखना बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, और शायद आप लोग के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जब भी आप एमएससी तक आ गए हो केमिस्ट्री में, तो आपको इंग्लिश ही प्रिफर करना चाहिए। ठीक है, बट हिंदी में भी क्वेश्चंस आते हैं तो हिंदी भी लिखा रहेगा। ओके, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। एक्सप्लेन होगा, हिंदी में मैं बोलूंगा और इंग्लिश में मैं लिखूंगा। ठीक है, ये जब पीवाईज क्यू कंप्लीट हो जाएगा एक बार, उसके बाद टॉप 25 चैप्टर। ठीक है, टॉप 25 चैप्टर का आपको शॉर्ट रिवीजन करवाया जाएगा। शॉर्ट रिवीजन, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, कंप्लीटली नए मिलेंगे। ठीक है, एक चैप्टर में कम से कम मान के चलो 50 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा एक चैप्टर में, वो भी एक ही दिन में हो जाएगा। क्योंकि जब मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा जो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसीलिए इस 50 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 50 से 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, और जो रिवीजन में लगेगा वो लगेगा। ठीक है, एक बार जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टॉप 25 चैप्टर पे आएंगे। ओके, ये हमारा इस प्लेलिस्ट का पूरा टारगेट है, और वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 11 को आपका एग्जाम है, मैक्सिमम मैं चाहूंगा 5 से 6 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज से फुल स्पीड में चलेगा। हाँ, 25 चैप्टर जो है ये मैं कहाँ से उठाया वो मैं बता देता हूँ। जी सेट आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है सेट, उसके बाद एमपी सेट है, फिर छत्तीसगढ़ का है। ये 4 सेट को मैंने एनालाइज किया है, और एमपी सेट पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद मुझे लगा जो टॉप 25 चैप्टर कौन कौन से हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन आप रिवीजन कर लोगे, और शॉर्ट रिवीजन एक बार आप मेरे से कर लोगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एमपी सेट के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करो, तो मेरे अकॉर्डिंग 30% जो क्वेश्चन आता है एकदम बेसिक आता है, 11 ट्वेल्थ के जैसा, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद 50% जो होता है वो एवरेज क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएगा। और 20% जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और वो आई थिंक छोड़ने के लिए ही होता है। ठीक है, आप इन दोनों पे
टारगेट करो, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन आप निकाल ही लोगे। ठीक है, 80 प्लस 90 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप पूरा मेरा प्लेलिस्ट देख लो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच इज द नेक्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन सल्फर सेलेरियम टेलेरियम। आवर्त सारणी में सल्फर सेलेरियम टेलेरियम के अलावा कौन सा तत्व है? ठीक है, देखो ये बेसिकली किस ग्रुप की बात कर रहा है? ग्रुप 16। ग्रुप 16 में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 16, इसका 34, इसका 52 और इसका 84। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलोनियम। अब पीरियोडिक टेबल आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे, तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, सॉरी, ये इतना बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या ज्यादा टाइम दोगे? हमको लगता है 10-20 सेकंड काफी होता है इन सब क्वेश्चनों के लिए। इसलिए जो मैंने बोला 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के ही आते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस फैमिली। या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है तो हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं। इसमें और कुछ बताने जैसा है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2। ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, लेकिन मैं बोलूंगा ऑप्शन सी भी सही है, D2sp3। D2sp3 कैसे सही है वो देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, एक सेकेंड, हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? सपोज एक एग्जांपल लिख लो, अपने आप सबको याद आ जाएगा। MnCn6 3 ये कौन सा है? इसमें देखो, Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? +3 में। +3 का मतलब पहले D5 बना लो। देखो D4 है, पहले d ऑर्बिटल बना लो, D5 नहीं, d ऑर्बिटल बना लो। Mn+3 यानी D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवाएगा। D4 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ये जो हमारा बच जाता है इधर, फिर S होता है, फिर इधर 3p होता है, इधर से हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, और इसका भी ये ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ठीक है, इसका भी ज्योमेट्री हमारा ऑक्टाहेड्रल ही होता है। बट ये किसका है? ये मेन ग्रुप एलिमेंट का है, के लिए समझ सकते हो। या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसका भी हाइब्रिडेशन sp3d2 ही होगा। ठीक है, इसका वेल नोन एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो SF6। इसका वेल नोन एग्जांपल आप लोग MnCn6 3 या फिर FeCn6 4। ये दोनों का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ठीक है, इसका भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। ठीक है, और आंसर की में ऑप्शन ए सही था, तो आप लोग ए मान के चलो, लेकिन ऑप्शन सी भी सही है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, इसमें बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। आप लोग को हिंदी में देखना पढ़ना हो तो इधर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है,
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, HClO4, H2SO4, HNO3, H3PO4। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका, सेंट्रल मेटल का। देखो क्लोरीन क्या है, +7, सल्फर क्या है, 4 दूनी 8, +6, नाइट्रोजन क्या है, 3 दूनी 6 में से एक गया, +5, 4 दूनी 8, ये भी +5। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको निकालने नहीं आता है वो एक बार देख लो, HClO4। हमको किसका निकालना है, क्लोरीन का, इसको X मान लो। एक ऑक्सीजन कितना चार्ज कैरी करता है, -2, कितना है टोटल, 4। एक ऑक्सीजन कितना चार्ज कैरी कर रहा है, -1, सॉरी +1, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ना, ये इक्वल टू हो गया 0, +1 +x -4 दूनी 8 इक्वल टू 0। ये हो गया x -7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारा +7। इस तरह से आप लोग H2SO4 का भी निकाल सकते हो। देखो 4 दूनी 8, -8, 2 ऑक्सीजन तो -2, ये हो गया -6। इसको इक्वल टू के इस साइड रखोगे, यानी x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ऐसे करके आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख लो, HClO4, H2SO4, उसके बाद HNO3 और H3PO4। इसमें क्या है, +7, +6, +5, +5। ठीक है, अगर इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरह से हो जाएगा, +6, +7, +5, ऐसे करके लिख लो। +7 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर +6, फिर +5। अब देखो +5 दो आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन यानी ऊपर इधर नाइट्रोजन है, इधर फॉस्फोरस है। जैसे जैसे वो नीचे आओगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घटता है हमारा, सिंपली। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, और दो नाम दिया गया है, तो हम फर्स्ट दो को पिक कर लेंगे, HClO4, H2SO4, इसी को हम लोग करेक्ट आंसर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निकेल कैडमियम बैट्रिक इज यूज। निकेल कैडमियम बैट्रिक कहाँ यूज होता है, देखो इसमें ऑल ऑफ द करेक्ट होगा, सारे के सारे, क्योंकि निकेल कैडमियम जो हमारा बैटरी होता है, ये किस टाइप का होता है, आर ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, निकेल कैडमियम बैटरी हमारा रिचार्जेबल बैटरी टाइप का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी। किसके लिए जाना जाता है, ये नोन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, या फिर हाई डिस्चार्ज रेट, हाई डिस्चार्ज रेट, या फिर परफॉर्मेंस इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, एक बार समझ लो फिर से, निकेल कैडमियम किस टाइप का बैटरी होता है, रिचार्जेबल बैटरी टाइप का होता है। ये किसके लिए जाना जाता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए, हाई डिस्चार्ज रेट के लिए, और परफॉर्मेंस, ये बहुत सारे डिफरेंट टेम्परेचर में अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ट्रांजिस्टर में भी यूज होता है, कैलकुलेटर में भी यूज होता है, और कोडलेस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, the bond involved in K4FeCN6 is ionic covalent coordinate। मतलब इसमें ये ऐसा पूछ रहा है K4FeCN6 में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बंध सम्मिलित। ठीक है, हिंदी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं, देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, K4
FeCN6। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला जो बॉन्ड प्रेजेंट है, सबसे पहला बॉन्ड वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच प्रेजेंट है? पोटासियम के बीच में और FeCN6 4- के बीच में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टाइप का, पॉजिटिव निगेटिव का, इसको हम लोग आयनिक इंटरेक्शन बोलेंगे या आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये होता है कंप्लीटली डोनेशन। इसमें साइनाइड माइनस कंप्लीटली डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन Fe2+ को। इसमें डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है? कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है, इंटरेक्शन कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में। ठीक है, और डेटिव बॉन्ड कंप्लीटली डोनेशन है और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ करेक्ट। मतलब आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ओके, नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ Alfred Werner to the study of coordination chemistry earned him for the Nobel Prize in the chemistry in year। देखो ये भी कितना बेसिक क्वेश्चन है। इसको कब मिला था नोबेल प्राइज? 1913, 1913 में। ऑप्शन सी। हम लोग बहुत ही फेमस थियोरी है इसका, वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं। वर्नर थियोरी क्या कहता है, एक बार वो देख लो। वर्नर्स थियोरी, इसके इस थियोरी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं किसके? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में। मतलब डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? देखो, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। एक एग्जांपल समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे CONH3 Cl3, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कोबाल्ट का, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा कोबाल्ट का हमारा +3। तो इसका प्राइमरी वैलेंसी हो गया +3, और +3 यहां लिख लो, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कितने NH3 है? 6। और ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक बॉन्ड, जैसे NH3 है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसका हो जाएगा 6। ठीक है, ये वर्नर थ्योरी है, जो बेसिक है वर्नर थ्योरी, आई थिंक सबको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखो, विच बॉन्ड इज हैविंग लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो किसका है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको बोलते हैं? बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगे, बॉन्ड डिसोसिएट करने में जितना एनर्जी लगे। तो अगर इसका, देखो एक मिनट, कार्बन की बात कर रहा है और कार्बन की फैमिली की बात कर रहा है। सब अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो पहले ऑर्डर लिख लो, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा? कार्बन और सिलिकॉन में। क्यों लगेगा वो देखो, पहले एक बार लिख लो, उसके बाद एक बार समझ लेना। डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन
कार्बन एंड एलिमेंट डिक्रीज ड्यू टू increase atomic size and poorer orbital overlap। ठीक है, क्या क्या रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है एटम का। क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाता है? नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज होता है। तो अगर इसके और इसके बीच का बॉन्ड देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया है। जैसे सपोज देखो, एक बार फिगर से देखो, इसका बॉन्ड बनाओ और इसका बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड तो बहुत ही ज्यादा वीक है। अमीर गरीब के बीच का बॉन्ड हो जाता है, ये सबसे ज्यादा वीक है, इसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो हमारा पीबी और कार्बन का ही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा? सिलिकॉन एंड कार्बन का। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा? कार्बन कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द ऑर्बिटल विच आर हायर एनर्जी। देखो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, सीएफटी का क्वेश्चन है, मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। सबसे पहले इस पे टेट्राहेड्रल का पूछा गया है, तो लेकिन मैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों बता देता हूँ। इन फ्यूचर आएगा तो वहां पे हम स्पीड में निकल जाएंगे। सबसे पहले देखो डी ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4 5। ओके, फिर डी ऑर्बिटल बनाओ, ये हमारा टेट्राहेड्रल का है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का है। इसमें क्या होता है, नीचे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ऊपर क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये ऑक्टाहेड्रल में है। सिंपली इसका उल्टा हो जाता है टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में ये जो दो है वो नीचे आ जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ऊपर चला जाता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, विच आर हायर एनर्जी। हायर एनर्जी में हमारा यही तीन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड। देखो ट्रांजिशन मेटल हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एज ए कैटलिस्ट बिल्कुल करते हैं, पैरामैग्नेटिक्स ये भी सही है, फॉर फॉर्म्ड ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। देख लो एक बार सारा ऑप्शन। कैटलिस्ट में हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वेल नोन कैटलिस्ट है एक, विल्किंसन कैटलिस्ट, RH PPH3 होल 3Cl। ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है, जिसमें हमारा ये रोडियम ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक्स की बात करोगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, इसमें हमारा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। और कलर्ड होता है, कलर्ड क्यों होता है? या तो डीडी ट्रांजिशन होगा या फिर सीटीएस होगा। सीटीएस बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस वजह से ये कलर्ड होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ऑर्गेनोमेटेलिक का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक का, इस पे बोल रहा है किसमें 18 इलेक्ट्रॉन, यानी किसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है। इसमें आप लोग हर एक को काउंट करके देखो एक बार। क्रोमियम D4 है, तो D4 और S2, यानी ये हो जाएगा हमारा 6। और एक CO हमारा दो कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 CO है,
तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 12, तो ये हमारा 18 हो गया। निकेल का इसी तरह 10 होता है, एक सेकेंड, 10, और ये हमारा एक पी एफ थ्री, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल 4 है। एक सेकेंड, यहाँ 10 लिखो, टोटल 4 है, तो 4 दूनी 8, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें देखो, आयरन हमारा कितना हो गया, 8, सीओ हमारा हो गया 4 दूनी 8, एक पीपीएस 3 है, तो ये हमारा 2, तो 8 दूनी 16, 2 18, तो ये भी हमारा 18 हो गया। इसको काउंट करोगे, इसको इसमें 22 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें 22 कैसे होता है वो भी देख ही लो, वरना बोलोगे सर ऐसे ही आंसर बता के निकल लिए। आयरन का हमारा 8 हो गया, एक सीओ 2, तो 6 सीओ, तो टोटल 12, 20 तो हमारा यही हो गया। पीपीएस 3, एक पीपीएस 3 हमारा 2 डोनेट करता है, टोटल हमारा 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसमें सिंपली काउंट कैसे करते हैं, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसमें हम लोग इसको न्यूट्रल मेथड बोलते हैं, और हमको यही इजी लगता है। अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर देना, 2 या 3 मिनट का वीडियो लगेगा समझाने में, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज, देखो विच रिएजेंट हमारा कुछ नहीं होता, ये हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड होता है। इसी को ICL लिख दो। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसका डिटेल्स में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, विच reagent is a solution of iodine monochloride या ICL in glacial acidic एसिड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन बाय सिडविक थियरी से भी एक्सप्लेन होता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी से भी एक्सप्लेन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी एक्सप्लेन होता है, तो हमारा ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिडविक थियरी क्या बताता था, ये हमको एक्सप्लेन करके देता था, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, और CFT हमारा क्या एक्सप्लेन करता था, एक्सप्लेन कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में क्या ही बताएं हम, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ C2 एक्सिस प्रेजेंट इन फेरोसिन, देखो ये ग्रुप थियरी का क्वेश्चन है। ओके, इसमें बोल रहा है फेरोसिन में कितने C2 प्रेजेंट है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कैसे सही होगा वो एक बार देख लो। फेरोसिन ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टगर्ड में भी प्रेजेंट होता है और इक्लिप्स्ड भी होता है। अब स्टगर्ड कब होता है और इक्लिप्स्ड कब होता है वो ज्यादा जरूरी है। स्टगर्ड होता है जब हमारा ये क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, तो हमारा क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। अगर ये क्रिस्टलाइन स्टेट में हो और स्टगर्ड हो, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाता है D5D। इक्लिप्स्ड कब होता है, जब ये गैस या सॉल्यूशन फेज में हो।
ठीक है, जब गैस या सॉल्यूशन फेज में हो। और इसका पॉइंट ग्रुप हो जाता है D5H। इस दोनों में 5C2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इन रीजन। देखो, इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैसे है वो एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग फटाफट समझा देते हैं। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल्स है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। और डायटोमिक, देखो दो एटम है तो सिंपली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें परमानेंट डायपोल तो नहीं है, विथ नो परमानेंट डायपोल। अगर इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है तो ये हमारा एब्जॉर्ब ना तो आईआर करेगा ना यूवी करेगा। दे डू नॉट एब्जॉर्ब इन आईआर या फिर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, तो क्या हो सकता है इसके साथ? इसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्या बुरा होगा? देयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन occurs at very high energy। किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? वेरी एंड हाई एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू, या करस्पॉन्डिंग टू द फार यूवी, यानी अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इसके वेवलेंथ की बात करोगे तो ये अराउंड 100 to 200 नैनोमीटर होता है। 100 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन O2, देखो इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। डायपोल तो पता ही होगा किसको किसको बोलते हैं। डायपोल जैसे अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, ये इसमें डायपोल हमारा जीरो हो जाता है। वही अगर HCl दे दे, Cl हमारा ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में कम जाएगा, ये म्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, देखो शिफ्ट रिएजेंट इन NMR आर जनरली कॉम्प्लेक्स। शिफ्ट रिएजेंट जो होता है NMR में, वो कौन सा होता है? इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कॉमनली यूज्ड पैरामैग्नेटिक लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। कौन सा? EuFOD3 और PrFOD3, ये दो हम लोग यूज करते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग इस दोनों का नाम बताना, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? नाम बताना कमेंट में। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भी कमेंट में पूछ लेना, तो हम आपको बता देंगे। अब दूसरी बात, इसमें शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है, ये यूज क्यों करते हैं? सिंपली ये यूज करते हैं हम लोग बेटर रिजोल्यूशन के लिए। ठीक है, सिग्नल्स का बेटर रिजोल्यूशन के लिए हम लोग ये शिफ्ट रिएजेंट यूज करते हैं। ये रिएजेंट के नाम लिखे हैं, यहाँ पे इसका मेटल लिखा गया है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करना, नहीं जानते हो तो भी कमेंट करके पूछना, तो आपको हम बता देंगे। वरना जय श्री राम। देखो, द वेवलेंथ इज रिलेटेड विथ लेंथ ऑफ 1D बॉक्स बाय रिलेशनशिप। अब पूछ रहा है वेवलेंथ जो है वो रिलेट कर रहा है किससे? लेंथ L से,
किसमें? 1D बॉक्स में। रिलेशन क्या होगा? देखो, 1D बॉक्स के लिए वेवलेंथ का रिलेशन पहले लिखो। फॉर आर्टिकल इन अ बॉक्स या इन अ 1D बॉक्स लिख लो ऑफ लेंथ L, ठीक है। द अलाउड wavelength corresponds to standing waves in the box, ठीक है। अब कंडीशन लिखते हैं हम लोग। द कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव n lambda upon 2 equals to L, ये होता है। अब यहां से आप लोग लेमडा इजीली निकाल सकते हो। लेमडा इक्वल्स टू 2L अपॉन n। किधर है 2L अपॉन n? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसमें n क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, a particle in 3D cubic box of length L has the energy, एनर्जी दिया गया है। इसमें हमको डीजेनरेसी पूछ रहा है। देखो, एनर्जी कौन सा बॉक्स है? क्यूबिक 3D बॉक्स है। सबसे पहले लिखो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 3D क्यूबिक बॉक्स। दिया क्या गया है? E इक्वल्स टू 14n² अपॉन 8ml²। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आई थिंक ये तो सबको पता है, बहुत ही कॉमन है। जनरल फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू h² अपॉन 8ml²। यहाँ ब्रैकेट में आ जाता है nx² प्लस ny² प्लस nz², ठीक है। ये होता है। अब देखो nx² प्लस ny² प्लस nz² बराबर लिखे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा 14 इक्वल्स टू इतना दिया गया है। अब यहां से हमको nx ny nz का वैल्यू निकाल लेना है सिंपली। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया 1। 4 1 5, कितना बच गया? 9। सिंपली 3 का स्क्वायर कर दो, ये हमारा 14 हो जाएगा। ओके, एन एक्स कितना है? 1, एन वाई कितना है? 2, एन जेड कितना है? 3। तो टोटल हमारे पास कितना है? 3। तो इसका डी जनरेसी निकाल लो। कुछ ये डी जनरेसी होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका आंसर ऑप्शन ए है। यानी 1 2 3 को हम लोग 6 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, जो हमारा डी जनरेसी होता है। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। क्यों? क्योंकि सपोज आपको डीजेनरेसी 5 आ गया, तब आप कितना करोगे? सजा के देखते रहोगे? नहीं हो पाएगा। सपोज अगर 5 आ जाए तो 5 कुछ इस तरह से लिख लेना, उसके बाद 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। जो भी हो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो यहीं से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन 2p टर्म। देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। आई थिंक आप लोग याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होता है? 2s प्लस 1
एल होता है, ये ग्राउंड स्टेट टर्म है। और अगर जे लगा दे तो टर्म सिंबल हो जाता है। बट अभी हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म की ही बात कर रहे हैं। इसमें 2p है, यानी 2s+1 = 2 है। और p यानी l=1 है। देखो, एस, पी, डी, एफ ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, 0, 1, 2, 3। ये हमारा एल वैल्यू होता है, तो एल पी की जगह है 1 हो जाएगा। इसलिए पी में l=1 है और 2s+1 का हमारा 2 दिया गया है। सिंपल। अब देखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसका फॉर्मूला होता है 2s+1 इंटू 2l+1। अब देखो, 2s+1 तो हमारा दिया गया है 2, तो डायरेक्ट यहां से 2 लिख दो। 2 इंटू एल कितना है, 1+1। ये हो गया 3, 3 इंटू 2 यानी 6। ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे 2s+1 का वैल्यू 2 दिया गया है। यहाँ से हमको s निकालने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ से s निकालोगे फिर यहाँ s पुट करोगे। इससे अच्छा 2s+1 डायरेक्ट ही पुट कर दो। ठीक है, वैसे यहाँ से s निकाल लो, फिर यहाँ आ जाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड ट्रांजिशन। देखो, ये हमारा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है अलाउड कौन सा होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको 4 चीजें याद होनी चाहिए। 4 चीजें किस चीज का है, सिलेक्शन रूल का है। सिलेक्शन रूल से हम लोग पता करते हैं कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है। अलाउड होने के लिए डेल्टा एस हमारा 0 होना चाहिए, डेल्टा एल हमारा 0 या ±1 होना चाहिए। अगर पैरिटी की बात करोगे, पैरिटी यानी जी और यू, जी से यू होना चाहिए या यू से जी होना चाहिए। अगर जी से जी है तो ये हमारा अलाउड नहीं है। उसके बाद प्लस से प्लस होना चाहिए और माइनस से माइनस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब देखो, यहाँ पे 2s+1 यानी डेल्टा एस हमारा 0 है। उसके बाद ये हमारा एल 0 है, जी से यू गया और प्लस से प्लस आया, तो ये हमारा अलाउड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2s+1 है और इधर 3 है, यानी डेल्टा एस हमारा 0 नहीं है, तो इसको यही हटा दो। इसमें भी देखो, इसको भी यही हटा दो। इसमें 1 से 1 है, यानी डेल्टा एस हमारा सही है। एल से एल है, एल में 0 है, तो डेल्टा एल हमारा वो भी 0 है। जी से यू है, यानी पैरिटी भी हमारा 0 है। अब देखो, प्लस से माइनस है, हमको प्लस से प्लस चाहिए, तो ये भी अलाउड नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये डेल्टा एस, डेल्टा एल, पैरिटी और प्लस माइनस आप लोग ध्यान रखो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में अलाउड या नॉट अलाउड ट्रांजिशन को फाइंड करने में। नेक्स्ट, द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ H3BO3 मॉलिक्यूल्स। देखो, H3BO3 की बात कर रहा है। H3BO3 का सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बना लेना चाहिए, BOH OH OH, या फिर इसको ऐसे बनाओ, BOH BOH BOH, इस तरह से बनाओ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा पॉइंट ग्रुप सिमेट्री होगा। ठीक है, देखो, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के लिए ये टेबल आप लोग फॉलो करो, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी मैं किसी और जगह से पढ़ के इस तरह से मैं टेबल बना के लाया हूं। अगर ये टेबल आप लोग को अच्छे से याद हो जाए तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप निकालने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स लीनियर है या नहीं है। अगर लीनियर होगा तो इस तरफ बढ़ेंगे, लीनियर नहीं होगा तो इस तरफ बढ़ेंगे। अगर परफेक्ट सिमेट्री होगा
इस तरफ बढ़ेंगे, अगर परफेक्ट सिमेट्री नहीं होगा तो नीचे आ जाएंगे। अगर सी एन एक्सिस है इधर आएंगे, नहीं है तो नीचे चले जाएंगे। उसके बाद अगर एन सी टू है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नीचे आ जाएंगे। अब देखो हुआ क्या है, बी ओ एच ओ एच ओ एच लीनियर नहीं है, इधर आ गए। परफेक्ट सिमेट्री नहीं है, नीचे आ गए। सी एन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें है सी थ्री, तो इधर आ गए। अब देखो एन सी टू परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, एन सी टू नहीं है, तो नीचे आ जाएंगे। सिग्मा एच है, हाँ है, जो पूरा प्लेन को कंसीडर करता है। इधर सी एन एच, सी एन एच, अब एन की जगह थ्री आ गया, सी थ्री एच हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी थ्री एच, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, पूछ रहा है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये हमारा मैक्सवेल स्क्वायर का क्वेश्चन है, वहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो एस से पी जा रहा है, यानी एस से पी जा रहा है, तो हम लोग वी से टी जाएंगे, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो न्यूमरेटर पे एरो आ रहा है, तो यानी निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इधर तो है, लेकिन निगेटिव नहीं है, इसको हटाओ। यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होना चाहिए। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा डायरेक्ट। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट कैसे लगाना है वो ध्यान नहीं है, तो आप लोग सिंपली इस ट्रिक से भी जा सकते हो। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, देखो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंस टू मैक्सिमम, हमारा यही कहता है। और ये किसका स्टेटमेंट है, क्लेसियस का है। क्लेसियस के दिया गया, ये के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये जो हमारा इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपेंसेशन, ये हमारा दिया गया है केल्विन के द्वारा, केल्विन प्लैंक। बट ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो देखो, केल्विन प्लैंक के द्वारा जो दिया गया है, ये नॉट पॉसिबल है, कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कॉम्पेंसेशन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीटली जितने भी हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारा सम हीट रिजेक्ट हो जाएगा, सम हीट रिजेक्टेड। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया था बोथ, तो बोथ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए गलत हो चुका है। ये स्टेटमेंट किसका है, केल्विन प्लैंक का है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्लैसियस स्टेटमेंट का है, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंस टू मैक्सिमम। नेक्स्ट, energy transitions from z0 to 1 occurs at x joule, that transition from z equals to 3 to 4। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिजिड रोटर का क्वेश्चन है। इसमें रोटेशनल रोटेशन एनर्जी ई जे इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस वन होता है, और वहीं पे ट्रांजिशन एनर्जी डेल्टा ई इक्वल्स टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे, ये हो जाता है टू बी इंटू जे प्लस वन।
ओके। अब देखो हमारा कहाँ से कहाँ दिया गया, जे 0 से 1 कितना है, एक्स जूल। मतलब जे इक्वल टू 0 से 1 एक्स जूल है। मतलब 2b इंटू 1 इक्वल टू 2b, ये कितना दिया गया है, एक्स। अब हमारा कहाँ से देखना है, जे इक्वल टू 3 से 4, यानी 2b इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8b। ठीक है, यहां से हम लोग b निकाल ले तो b इक्वल टू x/2 हो जाएगा, सिंपल। अब ये b को यहाँ पे पुट कर दो, 8 इंटू x/2, ये हो जाएगा हमारा 4x, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ईच ऑफ कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब CuSO4 ये भी हमारा 0.1 है, और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 ये भी हमारा 0.1 है। और हमसे क्या पूछ रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा CiZi²। देखो सबसे पहले यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग CuSO4 का। CuSO4 को कैसे लिखेंगे, Cu2 प्लस SO4 2 ठीक है, Cu2 पहले तो कितना Cu है, 1, तो 0.1 इंटू चार्ज कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। अब SO4 2 सल्फेट का देख लो, सॉरी SO4 कितना है, 1, तो 0.1 इंटू चार्ज कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 0.4 हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 0.8। अब इधर एल्यूमिनियम सल्फेट का देख लो, Al2SO4 होल 3, इसको तोड़ो, 2Al3 प्लस 3SO4 2 यही होगा। अब पहले Al3 का निकालो, कितना एल्यूमिनियम है, 2, एक का कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई, चार्ज कितना है, 3, इसका स्क्वायर करो, तो ये टोटल आ जाएगा 1.8। ऐड करके देख लेना आप लोग, SO4 2 कितना SO4 है, 3, 3 इंटू 0.1, चार्ज कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.2। अब 1.2 प्लस 0.8 ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इधर पहले कैलकुलेट करो ना, 1.8 प्लस 1.2, तो ये हमारा हो गया 3.0। अब हम लोग ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, I इक्वल टू हाफ 3.0 प्लस 0.8, ये हो जाएगा हमारा 1.1/2 इंटू 3.8 इक्वल टू 1.9, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा बहुत जोड़ घटाव गुना भाग करने आना चाहिए। इसमें होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दे उसको पहले इस फॉर्म में हमको तोड़ लेना है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक है तो 0.1 इंटू 1 करेंगे, और चार्ज कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना था, 3, तो 3 का स्क्वायर करना है, सॉरी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75% of first order reaction was completed in 32 minutes. 50% of reaction was completed in, देखो इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग याद रखो, ई क्वार्टर यानी T75% इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ। ये फॉर्मूला याद रखो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, 50% का निकालना है, और 75% का कितना दिया गया है, 32 मिनट, तो 32 इंटू 2 इंटू टी हाफ, यहाँ से टी हाफ निकाल लो, 32/2, ये हो गया हमारा 16 मिनट, सिंपल, ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आज का 25 क्वेश्चन हो गया। ये जब पूरा 2017 कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आपको PDF मिल जाएगा,
पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इस कमेंट के सॉरी इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पर वीडियो हम लोग 25 क्वेश्चन ही रखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।